जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है मेरा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दैट इज सेप्टिक टैंक। ठीक है, सेप्टिक टैंक ये होते हैं कौन से, एनारोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम होते हैं, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, सस्पेंडेड होते हैं। तो सेप्टिक टैंक सिमिलर होते हैं किसके, सेडिमेंटेशन टैंक के, बस जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है कि जो डिटेंशन टाइम होता है उनका कितना होता है, कंपेरेटिवली मोर होता है 12 to 36 आवर्स, बस इनका डिजाइन डिटेंशन टाइम होता है वो ज़्यादा होता है। तो सेप्टिक टैंक इज सिमिलर टू दैट सेडिमेंटेशन टैंक, द ओनली डिफरेंस इज डिटेंशन टाइम इज कंपेरेटिवली मोर 12 to 36 आवर। उसके बाद क्या होता है, रो सीवेज इज डायरेक्टली फेड इनटू दीज टैंक एंड केप्ट इनटू इट फॉर सफिशिएंट ड्यूरेशन, मतलब जो मेरा रो सीवेज होता है उसको हम टैंक के अंदर डायरेक्टली डाल देते हैं, ठीक है, और एक सफिशिएंट की ड्यूरेशन के दौरान रखते हैं, जो कि ड्यूरेशन कितना होता है 12 to 36 आवर। बता चुका हूँ मैं आपको, जो रो सीवेज है उसको हम डायरेक्ट बिना कुछ ट्रीटमेंट किए, बिना कोई ट्रीटमेंट किए हम डायरेक्ट उसको इस टैंक में डाल देते हैं और रखते हैं उसको 12 से 36 घंटे के दौरान, ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड सेटल्ड इन द टैंक लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्लज विच इज फर्दर बीइंग एक्टेड अपॉन बाय एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओवर द पीरियड ऑफ 6 to 12 मंथ। मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैंने मेरे रॉ सीवेज को डाला टैंक के अंदर, ठीक है, तो ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं वो उस टैंक के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं, जिससे वो स्लज का निर्माण करते हैं, जो कि आगे जाकर, जो कि क्योंकि ये टैंक बिल्कुल बंद होते हैं तो वहाँ पर एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इनको डिकम्पोज करते हैं। और ये टाइम कितना होता है, देखो लिखा हुआ है, बाय एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओवर द पीरियड ऑफ 6 to 12 मंथ्स लीडिंग टू इट्स डाइजेशन। ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ दिस टैंक फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ द स्लज, मतलब एक्स्ट्रा वॉल्यूम प्रोवाइड कराया जाता है इन टैंक के बॉटम के अंदर, जिससे कि स्लज मेरा एक्यूमुलेट हो सके। और जो गैसेज निकलती हैं, ठीक है, उनको कन्वर्ट कर लेते हैं, कहाँ से, उनको कलेक्ट कर लेते हैं टॉप से, इट इज़ रिटन हेयर कलेक्टेड। जो गैसेज निकलती हैं उनको हम, देखो लिखा हुआ है, गैसेज फॉर्म्ड ड्यूरिंग डाइजेशन आर कलेक्टेड, इनको कलेक्ट कर लिया जाता है, कहाँ से, टॉप से, ऊपर से, और उसको फर्दर यूटिलाइज किया जाता है फ्यूल वैल्यू के लिए, गैस वैल्यू के लिए उसको कन्वर्ट कर, उसको कलेक्ट कर लेते हैं पहले, और उसको फिर ईंधन के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन पॉइंट में आपको मैंने बताया था, वापस से देख लो एक बार, कि यहाँ पर जो मेरा बीओडी था वो बीओडी रिमूव्ड था, यहाँ पे जो मेरा वाई है कैपिटल, ये जो वाई है दैट इज बीओडी रिमूव्ड, इट इज़ नॉट एफ्लुएंट बीओडी, ये एफ्लुएंट बीओडी नहीं है, ये मेरा बीओडी रिमूव्ड है। इस बात का ध्यान रखना बच्चों आप, दिस इज माई बीओडी रिमूव्ड। ठीक है ना, चलो नीचे चलते हैं, वापिस से सेप्टिक टैंक की बात कर रहे थे हम। तो गैसेस का बता दिया मैंने, फ्यूल वेल के रूप में काम में ले लिया जाता है। ऑयल और ग्रीस, अगर मान लो स्लज के अंदर ऑयल और ग्रीस प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो उसको सरफेस तक ले आया जाता है, डाइजेस्ट कर लिया जाता है, और स्कम लेयर बन जाती है। बता चुका हूँ मैं आपको, स्कम लेयर क्या होती है, डर्टी लेयर होती है, गंदी लेयर होती है। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर कि ऑयल एंड ग्रीस इफ प्रेजेंट इन द स्लज डाइजेस्ट टू द सरफेस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्कम लेयर, इसका मतलब गंदी लेयर, विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द सैनिटरी कंडीशन अराउंड द डाइजेस्टर एंड ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द डाइजेशन पीरियड। मैंने बताया था आपको स्कम लेयर का काम क्या होता है, कि ये गैसेस को, ज़्यादा गैसेस को बाहर नहीं जाने देती है, जिससे कि आसपास का एनवायरनमेंट सही बना रहे। ठीक है, उसके आगे देखते हैं, ये देखो ये डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, ये देखो ये डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम को देखो, ये मेरा रो स्लज आ रहा था, ये मैं रो स्लज, इसको मैंने डाल दिया यहाँ पर, ये मेरा वॉल्यूम V1 है यहाँ पर, ये मेरा स्लज कौन सा हो गया, एक्यूमुलेटेड स्लज हो गया। ठीक है, ये मेरी स्कम लेयर बनी हुई है, यहाँ से मेरी गैस बाहर निकल जाएगी, ये मैंने फ्री बोर्ड दिया हुआ दैट इज 0.3 मीटर, और इसको आप बोल दो रो स्लज बोल दो, यार रो सीवेज बोलो, इनलेट सीवर फ्रॉम हाउस। ठीक है ना, देखो स्टार्टिंग में लिखा भी हुआ था मैंने आपके सामने, रोज, देखो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है आपके सामने, देखो रोज स्लज, यहाँ पे रोज सीवेज लिखा हुआ है बेसिकली, तो आप रोज सीवेज ही लिखेंगे, दिस इज रोज सीवेज, सही चीज़ है ये। ठीक है, तो वहाँ पर इसको सही कर लेना, दैट इज रोज सीवेज। डायरेक्ट कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पर हमको रो सीवेज डालना है, दैट इज रो सीवेज। ये क्या है मेरा रो सीवेज। ठीक है,
ये मेरे अब जो मेरा एफ्लुएंट जो बाहर निकलेगा, जो मेरा एफ्लुएंट बाहर निकलेगा उसको हम डाल देंगे किसके ऊपर, सोक पिट्स के ऊपर या फिर डिस्पर्जन टैंक्स के ऊपर। मतलब ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर इनको जो एफ्लुएंट निकलता है उसको हम डाल देते हैं और वो सोख लेता है, ठीक है। तो अब इसकी टैंक की जो डेप्थ दी हुई है वो दी हुई है 1 से 1.8 मीटर के बीच में, फ्री बोर्ड दिया हुआ है 0.3 मीटर के बीच में, लैंड टू विड्थ रेशो दिया हुआ है 2 to 3 मीटर के बीच में, विड्थ ऑफ द टैंक शुड नॉट बी लेस देन 0.9 मीटर। डिटेंशन टाइम बताई दिया आपको मैंने 12 to 36 आवर्स होता है। क्लीनिंग पीरियड जो होता है वो 6 to 12 मंथ्स होता है, मतलब 6 से 12 महीनों के बीच में क्लीनिंग करना इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। उसके बाद जो रेट होती है सीवेज की फ्लो की, दैट इज़ 40 to 70 लीटर पर कैपिटा पर डे। मतलब एक दिन के अंदर एक इंसान की 40 to 70 लीटर फ्लो होता है सीवेज का, क्यू नॉट दिया हुआ है, ठीक है। और अगर मान लो सलेज को भी कंसिडर किया जाए यहाँ पर तो दैट इज़ 90 to 150 लीटर पर कैपिटा पर डे। उसके बाद जो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन होती है स्लज की, दैट इज़ 30 to 70 लीटर पर कैपिटा पर डे। और वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक इज गिवन बाय V1 + V2, ठीक है ना। तो V1 क्या है मेरा यहाँ पर, V1 क्या है मेरा, वॉल्यूम किसका है, सीवेज का वॉल्यूम है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, जो V1 क्या है, V1 क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इनटू डिटेंशन पीरियड, इनटू डिटेंशन पीरियड। तो ये कौन सा हो गया, सीवेज का वॉल्यूम हो गया। और जो V2 था वो किसका वॉल्यूम है, स्लज का वॉल्यूम है, क्योंकि इसके स्लज के रेट को मल्टीप्लाई किया गया है क्लीनिंग पीरियड से, तो दैट इज V2। तो V1 क्या हो गया मेरा, सीवेज का फ्लो इनटू डिटेंशन टाइम, और V2 क्या है मेरा, स्लज का एक्यूमुलेशन रेट इनटू उसका क्लीनिंग पीरियड। तो यहाँ से V1 + V2 आ गया। अब एफ्लुएंट ऑफ दीज पॉन्ड्स आर डिस्पोज्ड ओवर द लैंड ईदर इन सोक पिट्स और डिस्पर्जन ट्रेंच। मतलब जो एफ्लुएंट निकलते हैं इस पॉन्ड के, उनको हम डिस्पोज करेंगे किसके अंदर, सोक पिट्स में, मतलब कुछ ऐसे गड्ढे होते हैं जो सोख लेते हैं किसको, पानी को, और डिस्पर्जन ट्रेंच में। ये भी क्या होता है, नैरो शेप का ट्रेंच होता है, गड्ढा होता है। जो परमेबिलिटी होती है सोक पिट्स की या डिस्पर्जन ट्रेंच की, वो इतनी सफिशिएंट होती है कि इजीली पर्कुलेशन हो जाए एफ्लुएंट का इस मीडियम के दौरान। परमेबिलिटी ऑफ सोक पिट्स एंड डिस्पर्जन ट्रेंच शुड बी सफिशिएंट सो एज टू अलाउ इजी पर्कुलेशन ऑफ एफ्लुएंट। मतलब इजीली क्या हो जाए, वो जो एफ्लुएंट है उसको इजीली क्या कर लें हम, पर्कुलेट कर सकें, नीचे जा सके वो। पर्कुलेशन रेट क्या होती है वो देख लेते हैं। पर्कुलेशन रेट इज डिफाइंड एज टाइम रिक्वायर्ड इन मिनट्स। मतलब जो पर्कुलेशन रेट होती है वो बेसिकली टाइम ही होती है, जिसको मिनट में डिफाइन किया जाता है, बाय द सीवेज टू सीप इनटू द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के अंदर जो सीवेज मेरा जा रहा है उसको कितना टाइम लगेगा, उसको बोलते हैं हम पर्कुलेशन रेट। वही लिखा हुआ है मैंने, पर्कुलेशन रेट इज डिफाइंड एज टाइम रिक्वायर्ड इन मिनट्स बाय द सीवेज टू सीप इनटू ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के लिए मेरे सीवेज को जितना टाइम लगेगा जाने में, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्कुलेशन रेट बोलते हैं। फिर यहाँ पे बात की गई है कि सोक पिट्स की जो पर्कुलेशन रेट होती है वो 30 मिनट से कम होती है, और डिस्पर्जन ट्रेंच की जो पर्कुलेशन रेट होती है वो 30 और 60 मिनट के बीच में होती है। उसके बाद मैक्सिमम रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सीवेज एफ्लुएंट ओवर द पर्कुलेशन फील्ड इज गिवन बाय, जो टाइम जो हमारा मैक्सिमम रेट दी गई है पर्कुलेशन की, एप्लीकेशन की जो सीवेज की, वो क्या दी गई है, Q स्टार इज इक्वल टू 204 अपॉन में √T। यहाँ पे T क्या है मेरा, पर्कुलेशन रेट है जो कि मिनट के अंदर आएगी, और जो फाइनली Q आएगा वो आएगा टन पर मीटर स्क्वायर पर डे में। बस ध्यान रखना है कि जो मेरा डिस्चार्ज आएगा दैट विल बी टन पर मीटर स्क्वायर पर डे। सरफेस एरिया निकालना है पर्कुलेशन फील्ड का, तो डिस्चार्ज जो स्टार्टिंग में आया था मेरा, और Q स्टार जो मेरा यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है ना। Q नॉट मतलब रेट एट विच एफ्लुएंट डिस्पोज्ड, और Q स्टार क्या है, मैक्सिमम रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सीवेज एफ्लुएंट। तो यहाँ पर मेरा सेप्टिक टैंक भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, जस्ट इस लेक्चर में क्या बताया मैंने आपको, पर्कुलेशन रेट के बारे में बताया, सेप्टिक टैंक के बारे में बताया, वॉल्यूम बताया V1 V2। मैंने बताया था आपको कि वॉल्यूम के अंदर ये वाला जो वॉल्यूम है रोज सीवेज का है, ना कि स्लज का, तो आप इसको सही कर लेना, इट इज द वॉल्यूम ऑफ रोज सीवेज, ठीक है। और नीचे वाला जो पार्ट है ये किसका है, स्लज का पार्ट है। तो यहाँ से कहाँ पर आ जाएगा, ये ट्रेंच के अंदर या फिर सोक पिट्स में आ जाएगा, ठीक है ना। अब रोज सीवेज का है, ना कि स्लज का, तो आप इसको सही कर लेना, इट इज द वॉल्यूम ऑफ रोज सीवेज,
ठीक है। और नीचे वाला जो पार्ट है ये किसका है, स्लज का पार्ट है। तो यहाँ से कहाँ पर आ जाएगा, ये ट्रेंच के अंदर या फिर सॉक पिट्स में आ जाएगा, ठीक है ना। अब